हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट, जो कि है पार्ट 2, उत्तर का मैदान यानी कि प्लेन्स ऑफ द अर्थ। ओके। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। लाखों वर्षा में हिमालय के गिरिपदों पर एक विशाल बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप होने से इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो बच्चों, ये जो प्लेन्स ऑफ द अर्थ है यानी कि ऐसा रीजन जहां पर मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, जहां पर खेती अधिक होती है। तो इन मैदानों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कहाँ स्थित है, भारत में उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है, जिसे नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। देखिए, हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक विस्तृत है। इस मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ कॉप मिट्टी से हुआ है। यह विश्व के सर्वाधिक उर्वरक मैदानों में से एक है। ठीक है, ये विश्व के जो फर्टाइल लैंड्स है उसमें से एक है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा, कितना लेंथ है बच्चों इसका, कितना लंबा है ये, 2400 किलोमीटर लंबा है और 30 किलोमीटर तक चौड़ा है। यह मैदान समतल भूभाग है। ठीक है, प्लेन एरिया है। उत्तर के विशाल मैदान के निर्माण में सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का सहयोग रहा है। इन नदियों ने अपनी सहायक नदियों के साथ जलोढ़ मिट्टी बिछाकर इस मैदान को उपजाऊ और समतल बना दिया है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी के कारण इस मैदान में गेहूं, गन्ना, चावल, कपास और जूट की खेती अधिक की जाती है। तो किसकी अधिक की जाती है बच्चों खेती? गेहूं की, गन्ना की, चावल की, कपास की और जूट की। यह मैदान भारत का प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र है। ठीक है, फिर आता है बच्चों, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां इस क्षेत्र को सींचती हैं। हिम नदों के पिघलते रहने के कारण इनमें जल की आपूर्ति बनी रहती है। ठीक है, यानी कि जो पहाड़ों पर जो बर्फ जमी होती है, उसके पिघलने से क्या होता है कि ये नदियां कभी भी सूखती नहीं है, इसमें जल की आपूर्ति बनी रहती है। ये नदियां वर्ष भर सिंचाई के लिए जल प्रदान करती रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। इन नदियों पर स्थान स्थान पर बांध बनाकर जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। ठीक है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। यह मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम प्रांतों तक फैला हुआ है। उत्तर के विशाल मैदान को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो बेसिन कहलाता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आता है ब्रह्मपुत्र बेसिन यानी कि ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत कहाँ से हुआ है बच्चों? तिब्बत चीन में मानसरोवर झील है। ठीक है, वहां से हुआ है। तो आपको याद रखना है कि मानसरोवर झील है तिब्बत में, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है तिब्बत में इस नदी को? सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा है। यह नदी पहले पश्चिम फिर दक्षिण की ओर बहती हुई असम की घाटियों में बहती है। इसके बाद यह बांग्लादेश में बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, जिससे बाढ़ आती रहती है। चेरापूंजी इसी बेसिन में स्थित है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम इस बेसिन में स्थित है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र बेसिन में स्थित क्या है? मौसिनराम है। ठीक है बच्चों, इस बेसिन के प्रमुख नगर गुवाहाटी, दिग्बोई और डिब्रूगढ़ है। ठीक है, इस बेसिन में पर्याप्त जल होने के कारण यहाँ चावल एवं जूट की पैदावार अधिक होती है। सबसे ज्यादा किसकी पैदावार होती है बच्चों? चावल एवं जूट की। इसकी ढलवा भूमि पर चाय का उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, इसके टेरेस्ट्रियल जो प्लेन्स है बच्चों, उनपे क्या होता है? टेरेस फार्मिंग होती है। ठीक है, यानी वहां पर चावल का उत्पादन अधिक होता है। फिर आता है बच्चों गंगा बेसिन। गंगा बेसिन सतलुज और ब्रह्मपुत्र के बीच फैला हुआ है। तो गंगा बेसिन कहाँ फैला हुआ है बच्चों? सतलुज और ब्रह्मपुत्र के बीच फैला हुआ है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है बच्चों, फिर गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली प्रायद्वीपीय पठार की नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स और सोन है। ठीक है बच्चों, फिर आता है यमुना नदी को छोड़कर अन्य सभी हिमालयी नदियां गंगा नदी के बाएं तट पर आकर मिलती हैं। ठीक है, जिनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इस प्रकार है: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी और महानंदा। ठीक है बच्चों, उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र में गंगा नदी तेज गति से बहती हुई हरिद्वार के निकट मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार तक आते आते गंगा एक विशाल नदी बन जाती है। मैदानों में यह धीरे धीरे बहती है। इलाहाबाद में यह यमुना के साथ मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिलती है यमुना के साथ? प्रयागराज कहते हैं बच्चों उस स्थान को।
पहले इलाहाबाद कहते थे, तो इलाहाबाद में आकर यमुना से गंगा मिल जाती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बट जाती है। एक इसकी एक धारा हुगली और दूसरी धारा पद्मा कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? एक धारा हुगली और दूसरी पद्मा। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पद्मा बांग्लादेश से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है बच्चों, यह भी जाने कि गंगा नदी की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि इसके दाएं तट पर आकर मिलती है। ठीक है, जो एक नदी जो दाएं तट पर आकर मिलती है, वो एक सहायक नदी गंगा नदी की कौन सी है? यमुना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल तक पहुंचते पहुंचते गंगा नदी में मिट्टी और तलछट का भार बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, परंतु गति बहुत ही धीमी हो जाने के कारण यह मिट्टी और तलछट को आगे बहाकर ले जाने में असमर्थ हो जाती है। परिणाम स्वरूप स्थान स्थान पर मिट्टी के ढेर जमा हो जाते हैं। इन ढेरों के कारण नदी का जल कई धाराओं में बढ़ जाता है। ऐसा क्षेत्र देखने में एक फैले हुए पंजे के समान लगता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। ओके, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर क्या करती है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। फिर पढ़ते हैं बच्चों सतलुज बेसिन के बारे में। ठीक है, सतलुज नदी पंजाब से होकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, यह पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है और अंत में अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, यहाँ अधिक वर्षा नहीं होती। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला मॉनसून असम या बंगाल में पहाड़ियों से टकराकर बरस जाता है। फिर मॉनसून पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और इसके बाद बिहार व उत्तर प्रदेश में बरसता हुआ पंजाब पहुंचता है। पश्चिम की ओर जाते जाते वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए यहाँ नलकूपों और नहरों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, सतलुज नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। सतलुज बेसिन के 2 मुख्य राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, इस बेसिन के मुख्य नगर अमृतसर, लुधियाना और जलंधर हैं। ठीक है बच्चों, फिर आता है उत्तरी मैदान का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तरी मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। यह भारत की घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ वर्षा अधिक होती है। यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा आदि फसलें उगाई जाती हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिम में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसके पूर्व में हिमालय की पूर्वी शाखा है और तथा दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। इस प्रकार उत्तर का मैदान एक विशेष स्थान रखता है। और यहाँ बच्चों आपको दिखाए जा रहे हैं चित्र, जिन फसलों की यहाँ खेती होती है, जैसे कि गेहूं, चावल, गन्ना और कपास। ठीक है, फिर बच्चों इस पाठ में आए कुछ बिंदुओं को यहाँ दोहराते हैं। उत्तर के मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ कॉक मिट्टी से हुआ है। हिम नदों के पिघलते रहने के कारण इनमें जल की आपूर्ति बनी रहती है। ब्रह्मपुत्र बेसिन 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर सतलुज नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलती है और अंत में अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है बच्चों आप सभी को ये पाठ समझ आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ बच्चों। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।